नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन का आधार। तो काल विभाजन का आधार देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि काल जो हम लोग बांटे थे किस आधार पर उसको बांटा गया है। तो देखते हैं पहले काल विभाजन का आधार। तो ये देखेंगे हम लोग कि किस आधार पर बांटा गया है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग काल या समय के आधार पर क्या हिंदी साहित्य का विभाजन, तो हिंदी साहित्य का जो विभाजन हम लोग किए थे वो काल के या समय के आधार पर किस प्रकार से किए थे। तो काल क्या होता है, ये संपूर्ण इकाई होता है। जैसे कि काल कहने का अर्थ ये होता है कि जो समय होता है वो काल का एक अंश होता है। जैसे हम लोग मान लिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है 10 किलोमीटर, ये संपूर्ण लंबाई हो गई, ठीक। तो इसका अगर हम लोग कह रहे हैं कि इसका 1/4 भाग जो भी हो, जैसे कि उसका कुछ भी भाग हम लोग क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं 2 किलोमीटर। तो जो ये 2 किलोमीटर है, अगर हम लोग कहें तो ये एक थोड़ा सा 10 किलोमीटर की अपेक्षा क्या है, उसका एक छोटा सा भाग है। तो वही एक छोटा सा भाग ही क्या है, एक समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये चीज़। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस आधार पर जो बांटा गया था, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आचार्य चंद्र शुक्ल ने काल के आधार पर भी हिंदी साहित्य का विभाजन किया था। तो देखिए उसको, तो जैसे उन्होंने पहला क्या कहा था काल के आधार पर कि पहला क्या हो जाएगा, आदिकाल हिंदी साहित्य का। दूसरा क्या बांटा था उन्होंने, तो उन्होंने भक्ति काल। फिर तीसरा क्या बांटा था उन्होंने, तो रीति काल। चौथा क्या बांटा था, आधुनिक काल। तो कुछ इस तरह से उन्होंने बांटा था। तो ये क्या हो गया, ये काल के आधार पर उन्होंने बांट दिया था। तो काल के आधार पर कुछ समझ में आया आपको। कहने का अर्थ ये है कि जब काल विभाजन हो रहा था तो काल के आधार पर इनका नामकरण हिंदी साहित्य का ये पड़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये अगर प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर अगर काल विभाजन किया जाए, प्रवृत्ति के आधार पर, तो प्रवृत्ति के आधार पर अगर काल विभाजन किया जाए तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही देख लेते हैं, जो सर्वमान्य है, जिसको नागरिक प्रचारणी सभा ने भी सर्वमान्य किया है। तो हम लोग उसी को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने पहला क्या माना था, तो पहला वीर गाथा काल। देखिए उन्होंने प्रवृत्ति को महत्व और प्रधानता तो प्रवृत्ति को ही दिया था। तो वीर गाथा, वीरों की गाथाएं हो रही थी तो इसलिए वीर गाथा काल का दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या, पूर्व मध्य काल। फिर उसी तरह उन्होंने क्या किया, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। फिर उन्होंने क्या कहा, तो फिर उन्होंने गद्य काल। कुछ इस तरह से उन्होंने बांट दिया। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये काल के आधार पर आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और फिर प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, गद्य काल। तो इन सभी का समावेश किया जाता है। तब जाकर एक हिंदी साहित्य के इतिहास को जब लिखा जाता है तो उनको इन्हीं आधार पर क्या होता है, उनके काल का विभाजन किया जाता है। ये तो हो गया एक दो। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, किसी गद्यकार के नाम पर या किसी इतिहासकार के नाम पर हम लोग देखते हैं। और भी तो आधार हो सकते हैं इनका बांटने का, तो वो हम लोग देख लेते हैं। क्या दो ही आधार पर बांटा तो नहीं जाता है। तो देख लेते हैं हम लोग, वही देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग का महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग देख लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहासकार। जैसे कि इतिहासकार के आधार पर, इतिहास क्या ऐसे कर लीजिए, साहित्यकार के आधार पर, साहित्यकार के नाम के आधार पर, उनके नाम के आधार पर भी हम लोग विभाजन कर सकते हैं हिंदी साहित्य के काल। जैसे हमारे साहित्यकार या तो हमारे इतिहासकार, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु, फिर द्विवेदी। तो ये क्या है, उनके नाम हैं। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु युग, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विवेदी युग।
ठीक, ये हो गया। और एक तरह से हम लोग बांट सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आंदोलन सुधार के आधार पर, आंदोलन सुधार के आधार पर, आंदोलन सुधार के आधार पर। तो आंदोलन सुधार के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो आंदोलन सुधार के आधार पर किस प्रकार, तो जैसे कि उस समय क्या हो रहा था, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल कुछ और नहीं है, पुनर्जागरण काल को ही हम लोग भारतेंदु युग भी कहते हैं। तो ये क्या है, साहित्यकार के नाम पर है, इतिहासकार के नाम पर है, जबकि ये आंदोलन सुधार के नाम पर है। उस समय सुधार काल चल रहा था, पुनर्जागरण का। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जागरण सुधार काल। तो ये क्या है, इन चारों के ही आधार पर हमारे जो हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ है, इन्हीं चारों के आधार पर हुआ है। और भी हुए हैं, मगर ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन सबों को हम लोग को पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमने बताया था, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, तो ये भी पढ़ना है हम लोग को। फिर उधर प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल, ये भी हम लोग को पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक दो इतिहासकार को मैंने छोड़ा था वहाँ पर जब लेखन पद्धति बता रहा था, तो यहाँ पर हम लोग उसको देख लेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा था, तो कौन सी रचना लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 1973 ईस्वी में। तो उन्होंने अपना काल विभाजन देखते हैं, किसको किसको क्या 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 नाम दिए थे, तो वो हम लोग देखेंगे। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कौन सा रचना किया था इन्होंने, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। किस साल में किया था, ये क्वेश्चन पूछ ले तो 1973 ईस्वी में। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था उनकी रचना। अब उन्होंने देख लेते हैं किस समय को कितने समय में क्या क्या नाम दिया है। तो पहला उन्होंने क्या माना था, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले यहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो पहले उन्होंने पहला काल क्या माना था, तो आदिकाल। फिर दूसरा उन्होंने माना था भक्ति काल हो गया। फिर तीसरा उन्होंने माना था रीति काल। फिर चौथा उन्होंने माना था आधुनिक काल। अब इसका समय काल हम लोग देख लेते हैं। तो इसका समय काल क्या माना था, तो भक्ति काल का माना था उन्होंने 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य, 14वीं शताब्दी के मध्य, शताब्दी के मध्य। अब उसके बाद इन्होंने माना था 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य। फिर उन्होंने माना था 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। और फिर इसके बाद आधुनिक माना था 19वीं शताब्दी से लेके अब तक। ठीक है, यहां तक उन्होंने माना था। अब इसमें इन्होंने देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 650 से लेकर 1350 ईस्वी, यही हुआ इसका अर्थ। मध्य का मतलब क्या हो गया, ठीक। तो यहाँ तक उन्होंने बताया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो आधुनिक था उसको फिर बांट दिया इन्होंने। तो आधुनिक को किस भाग में बांटा था, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इनकी थोड़ी सी गलतियाँ क्या थी, इन्होंने यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये था पुनर्जागरण का। फिर उसके बाद उन्होंने क्या माना था, तो जागरण सुधार काल कर लीजिएगा इसको, जागरण सुधार काल। और इसको क्या माना था, पुनर्जागरण काल को और एक नाम से बोलते हैं भारतेंदु युग। फिर इसको क्या माना था, जागरण सुधार काल को इन्होंने क्या कहा था, द्विवेदी, ये भी नाम है, द्विवेदी युग। अब इसके बाद इन्होंने छायावादी
छायावादी युग अब एक ही हो, ये माने थे। अब इसके बाद इन्होंने प्रगतिवाद, प्रगति प्लस प्रयोग, ये दोनों एक ही में इन्होंने मान लिया था। ये गलती हो गई इनसे। अब देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद अब कौन सा आएगा, तो अब आपका आ जाएगा इसके आगे छायावाद प्रगति हो गया, फिर इन्होंने नवलेखन, नवलेखन का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका समय काल। समय काल क्या क्या माना था, तो 1850 से लेकर इन्होंने क्या माना था, तो 1900 तक, 1900 तक क्या माना, 1900 ईस्वी तक। ये क्या है, पुनर्जागरण या भक्तेंद्र युग। और फिर उसके बाद 1900 से 1918 तक ईस्वी तक इन्होंने क्या माना, तो जागरण सुधार काल। अब इसके बाद छायावाद उन्होंने माना 1918 से 1938, 1938। इसके बाद छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर, सॉरी इसको छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग 1938 से अब तक इन्होंने किया। अब तक का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बना लीजिएगा 1857, यहाँ पर क्या रहेगा 1857, ठीक है 1857। अब इसके बाद इन्होंने फिर इसको बांट दिया था, तो इसको बांटा था प्रगति प्रयोग काल, और इसके नीचे इन्होंने क्या किया था, नवलेखन काल। नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा नवलेखन काल। तो 1938 से 1953 ईस्वी तक, और फिर इसके बाद नवलेखन जो था 1953 से 1953 से अब तक। तो इन्होंने ये सब इस आधार पर बांटा था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इनके आगे एक कवि, एक और रचनाकार थे बच्चन सिंह। बच्चन सिंह को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो कौन है, बच्चन सिंह। तो उनको देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह ने कौन सी रचना की थी, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास। ये 1993 में। और इसके पहले एक और पुस्तक लिखी गई थी, किशोरी लाल गुप्त, किशोरी लाल गुप्त। चलिए कहीं भी लिख लीजिए आप लोग। किशोरी लाल गुप्त ने क्या लिखा था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ये दिख रहा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो प्रथम इतिहास, प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 में कौन लिखा था, तो किशोरी लाल गुप्त ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, किशोरी लाल गुप्त। तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन्होंने काल विभाजन जब किया था तो क्या क्या दिया था, तो यहाँ पर जो आदिकाल था उसको अपभ्रंश काल इन्होंने लिख दिया, अपभ्रंश काल। और इसका कोई समय उल्लेख नहीं किया, उल्लेख नहीं है, समय का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। और भक्ति काल को उन्होंने 1400 से 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक। और इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, इसमें समय का कोई उल्लेख नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ पर भी समय का कोई उल्लेख नहीं किया। ठीक, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिक प्रतिनिधि सभा, जो सर्वमान्य है, जिसका समय काल सर्वमान्य है, उसका हम लोग देखेंगे हम, क्योंकि हम लोग को उसी के आधार पर अब आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे।
तो हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हिंदी साहित्य, चलिए यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं इसको। अब देखिए नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा, तो नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी, तो इन नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है इसी का सर्वमान्य है, और ये जो लिखेगा वही हम लोग हिंदी साहित्य में सर्वमान्य भी करेंगे। तो नागरिक प्रचारणी सभा हो गया, और इसने लिखा था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, ये भी है बृहद इतिहास, तो ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो नागरिक प्रचारणी जो सभा का बृहद इतिहास है उसमें इसने क्या काम किया कि इसने जो था 18 खंडों में संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास, इसको 18 खंडों में पूर्ण करने का निर्णय लिया, लेकिन 16 ही खंडों में इसको पूर्ण कर दिया, ठीक है। तो 16 खंडों में पूर्ण कर दिया। उससे पहले हम लोग काल को पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जैसे नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसका काम क्या है। तो ये काम करती है हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने का काम, जैसे हमारा लिपि हो गया या कुछ भी हो गया हिंदी से संबंधित, उसका प्रचार प्रसार करने का सबसे अग्रणी संस्था जो है यही नागरिक प्रचारणी सभा है। और इसका स्थापना, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1893 ईस्वी में, 16 जुलाई 1893 ईस्वी में। कब हुआ था? 1893। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक नॉलेज हम लोग देखेंगे। तो कहाँ पर हुआ था? काशी में। काशी में जो क्लास 9वीं के 3 छात्र थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। तो 3 छात्र कौन थे? क्लास 9वीं के छात्र थे। तो काशी में कौन थे? क्वींस कॉलेज में पढ़ रहे थे। तो कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक, ये पहला व्यक्ति हो गया। दूसरा कौन हो गया? राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र। और तीसरे व्यक्ति जो थे वो शिव कुमार शर्मा थे, शिव कुमार शर्मा। ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। तो हम लोग इतना ही इसमें देखते हैं और हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इसके बाद हम लोग नागरिक प्रचारणी जो सभा काशी है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। किसका पहला अधिवेशन कौन हुआ था, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुआ था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं विभाजन। तो विभाजन जो हुआ था वो किस आधार पर हुआ था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने क्या माना, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक पहले देखते हैं। तो पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल तीसरा नंबर पर, फिर चौथा आधुनिक काल। तो ये सब हो गया। अब इसका समय हम लोग देख लेते हैं। तो 1050 से 1375 विक्रमी संवत में, और फिर उसके बाद 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900, 1900 से अब तक, ये सब विक्रमी संवत में है, ठीक। ये सब क्या है? विक्रमी संवत। अब यहाँ पर एक चीज देखे होंगे आप लोग, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सभी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही जो उन्होंने काल विभाजन किया था उसी को लिया गया था, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपनाया गया है नागरिक प्रचारणी सभा ने सर्वमान्य किया है वो किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ तक। अब देखिए ये विक्रमी संवत में है, 57 वर्ष माइनस कर देते हैं यहाँ पर से, कितना जाएगा? 3, 4 और ये 8 जाएगा। 1843 से 1857 ईस्वी,
ठीक है। इसको नागरिक प्रचारणी सभा ने इस काल को क्या माना है? संक्रांति काल, संक्रांति काल। अब आधुनिक काल को हम लोग फिर बांटते हैं। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने क्या बांटा था, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा आपका? पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। दूसरा क्या हो जाएगा? जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। सेम है, डॉक्टर नागेंद्र का जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वही है। तो सुधार काल को क्या कहते हैं? भारतेंद्र युग। और ये जागरण सुधार काल जो है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अभी इसका समय मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद छायावाद, छायावादी युग। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं समय काल। तो पुनर्जागरण काल जो है उसका समय क्या माना गया है? तो 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक, फिर 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक, अब 1918 से लेकर 1936, जबकि यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र ने क्या माना था? 1938। तो इसीलिए जो ये दो काल है वो नागेंद्र के मान्य किए गए हैं, डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र जी का मान्य किया गया है ये दो, पुनर्जागरण काल और फिर इसके बाद जागरण सुधार काल। अब इसके आगे हम लोग ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो इसके ऊपर देख लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? प्रगति, प्रगतिवाद। यहाँ पर 4 तक हो गया, तो 5वां हम लोग देख लेते हैं। 6वां प्रयोगवाद, 7वां हो जाएगा आपका नई कविता युग, फिर 8वां हो जाएगा आपका साठोत्तरी कविताएं, साठोत्तरी कविता। फिर उसके बाद 9वां हो जाएगा आपका समकालीन, समकालीन युग, समकालीन। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं 1936 तक हो गया था। तो प्रगतिवाद 1936 से लेकर 1943 तक, और प्रयोगवाद 1943 से लेकर 1952, और नई कविता युग 1952 से 1960, और साठोत्तरी 1960 से लेकर 1990, और समकालीन युग में देखते हैं तो 1990 से लेकर अब तक। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग अब यहाँ से चलेंगे आदिकाल, भक्ति काल, अब शुरुआत से चलते जाएंगे और हम सबको यही सब पढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का।